हमारा पहला क्वेश्चन है गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 1998 से लेकर के 2015 तक। तो ब्लड इज ए कंपोज ऑफ 45% ऑफ ब्लड सेल एंड 55% ऑफ प्लाज्मा, यानी ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होते हैं और 55% प्लाज्मा होते हैं। जैसा कि आप फ्लो चार्ट पे देख रहे हैं कि ब्लड को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला है ब्लड सेल और दूसरा है प्लाज्मा। ब्लड सेल का परसेंटेज 45 होता है और प्लाज्मा का परसेंटेज 55 होता है। ब्लड सेल आगे चल करके तीन और पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक और नाम है जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये इनके एक और नाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कंपटीशन एग्जाम में ही पूछे गए हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आगे चल करके दो और पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो है ग्रेनुल्यूकोसाइट और एग्रेनुल्यूकोसाइट, जिनमें 75% ग्रेनुल्यूकोसाइट का कॉम्पोजिशन होता है और एग्रेनुल्यूकोसाइट्स का 25%। फिर उसके बाद ग्रेनुल्यूकोसाइट भी आगे चल करके तीन भागों में बढ़ जाती है और एग्रेनुल्यूकोसाइट दो भागों में बढ़ जाती है। एग्रेनुल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल्स और बाइसोफिल्स और एसिनोफिल्स में बढ़ जाते हैं, जिनका परसेंटेज 70%, 1% और 4% है। और वहीं एग्रेनुल्यूकोसाइट्स दो पार्ट में बढ़ती है, जो है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज 20% है और मोनोसाइट का परसेंटेज 5% है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है और आप इस तरह से टेबुलेट फॉर्म में क्लासिफाई करके दिखाएंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, जो 55% ब्लड में पाया जाता है। इनमें वाटर जो होते हैं 91 से लेकर 92% होते हैं और इनमें सॉलिड जो होते हैं 8 से लेकर के 9% के बीच में होते हैं। सॉलिड्स की बात की जाए तो उनमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनमें सोडियम और पोटेशियम, और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो उनमें प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन पाए जाते हैं। वहीं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, सेरेटिन, और तीसरा जो न्यूट्रिशन है इनमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है, गिव द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 96 से लेकर 2010 के बीच में कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है। गिव द फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जो पहला पॉइंट ये कहता है कि ब्लड हेल्प इन टू ट्रांसपोर्ट द गैसेस फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, O2 एंड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। यानी सबसे पहला काम है ब्लड का कि ये गैस के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। ब्लड जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की तरफ ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ ले जाते हैं। दूसरा काम है ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी जो हम खाते हैं और टूट करके वो जो ग्लूकोज में बदल जाता है, उसे हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य ब्लड ही करता है। तीसरा है ब्लड एक्ट एज ए व्हीकल थ्रू विच मैनी सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू देयर प्लेस ऑफ एक्टिविटी, यानी ब्लड बहुत सारे सब्सटेंस को हमारे बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ड्रग्स लेते हैं हम, तो वो हम पेट में लेते हैं और वो पेट में जा करके टूट जाता है और उसके बाद वो शरीर के उस टारगेटेड स्थान पर जाता है जहां उसकी जरूरत है। सपोज कीजिए हमारे उंगली कट गई और उसे भरने के लिए हमने ड्रग्स लिया, तो उसकी ड्रग्स जो है हमने ली, ओरली ली, वो हमारे स्टमक में गया, वहां पर वो टूट कर हमारे फिंगर हमारा जो है टारगेटेड स्थान हो गया, टारगेटेड प्लेस हो गया, तो वहां पर उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। चौथा है ब्लड हेल्प टू ड्रेन आउट वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, उनको भी ड्रेन करने का काम ब्लड करता है। पांचवा है ब्लड एक्ट एज ए ग्रेट डिफेंसिव मैकेनिज्म, यानी कि सुरक्षा तंत्र के रूप में ये बहुत कारगर काम करता है। ये मतलब हमारे बॉडी को बाहरी जो बैक्टीरियल अटैक है या जीवाणु है उनसे ये बचाता है। छठा है ब्लड हेल्प टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए ब्लड हमारी मदद करता है। सातवां है ब्लड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, ब्लड हमारे बॉडी में एसिड बेस यानी अम्ल और क्षार के बैलेंस को कंट्रोल करके रखता है। आठवां है ब्लड हैज
कोगुलेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड यानी रक्त के पास थक्का जमने का प्रॉपर्टी है। अगर एक्सीडेंटली हमारे शरीर का कोई भी भाग टूट जाए या कट जाए तो उससे क्या होता है, ब्लड के अंदर मौजूद सब्सटेंस इसे जमा देते हैं और ब्लड के लॉस को कम कर देते हैं। हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन और व्हाट इज ब्लड कोगुलेशन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन और एक्सप्लेन हाउ क्लॉट इज फॉर्म। यानी ये पूरे क्वेश्चन का मतलब यही है कि हमारे ब्लड जो जमते हैं उसका मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लड कोगुलेशन यानी रक्त का थक्का जमना क्या है, इसे डिफाइन कीजिए। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 97 से लेके 2016 के बीच में ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे स्किप करना ही नहीं है, पूरी चांस है कि ये भी इस बार आ जाए। तो आंसर की बात की जाए, व्हेन देयर इज एन इंजरी टू ब्लड वेसल, ब्लड कम्स आउट विद इन अ फ्यू मिनट्स, इट लॉसेस इट्स फ्लूइडिटी एंड फॉर्म रेड कलर सेमी सॉलिड जेली लाइक्स मासेस दैट इज क्लॉट। दिस इज प्रोसेस नोन एज ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि जब कभी भी इंजरी हो जाती है, शरीर में कहीं कट जाता है, तो कुछ देर के बाद हमारा ब्लड जो है वो थक्का बन जाता है रेड कलर का। ये एक रेड कलर का सेमी सॉलिड जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसे क्लॉट कहते हैं और इसी को कहा जाता है ब्लड कोटिंग। आइए अब बात करते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी कौन कौन से स्टेप में हमारा ब्लड कैसे कैसे जम जाता है, उसका थक्का बन जाता है। तो स्टेप 1 की बात की जाए, द इंजरी टू ब्लड वेसल लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ रफ सरफेस। द प्लेटलेट्स व्हेन कम्स इन अ कांटेक्ट विद अ रफ सरफेस, दे आर रैप्चर एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज। यानी जैसे ही हमारे ब्लड निकलना चालू होता है, वैसे ही हमारा जो ब्लड वेसल है वो रफ सरफेस के कांटेक्ट में आता है। रफ सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण प्लेटलेट्स रिलीज होने लगते हैं और वो भी रफ सरफेस की तरफ आ जाते हैं। और जैसे ही वो रफ सरफेस की तरफ आ जाते हैं, तभी थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का पदार्थ रिलीज होता है। इट इज ऑल्सो रिलीज बाय डैमेज टिश्यू, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन डैमेज टिश्यू से भी रिलीज होता है। दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कन्वर्ट इनटू प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द ब्लड इनटू द एक्टिव थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम आयन की मौजूदगी में एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आपको यह ध्यान में रखना है कि ब्लड का थक्का जमने के लिए हमारे टिश्यू से प्रोथ्रोम्बिन निकलना चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलना चाहिए और हमारे रक्त में यानी हमारे शरीर में Ca++ यानी कैल्शियम आयन होना चाहिए। तभी क्या होगा, हमारा ब्लड जमने का पहला स्टेज प्राप्त होगा, यानी थ्रोम्बिन, एक्टिव थ्रोम्बिन बनेंगे। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 यह कहता है कि द एक्टिव थ्रोम्बिन कन्वर्ट inactive fibrinogen into insoluble fibrin thread which form a network like a structure। यानी जो एक्टिव थ्रोम्बिन स्टेज 1 में बना वो क्या करता है, इनएक्टिव फाइब्रोनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रोनोजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजन जो कि इनएक्टिव है वो इस फाइब्रोनोजन को फाइब्रन थ्रेड में बदल दे रहा है, यानी कि इनसॉल्युबल थ्रेड यानी जो कि घुलनशील नहीं होता है, पतले पतले धागे के रूप में चेंज कर देता है। अब बात करते हैं स्टेप 3 के बारे में। स्टेप 3 के बारे में है कि इन द होल ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ दिस फाइब्रिन थ्रेड इन द ब्लड सेल गेट इंटेंगल टू फॉर्म अ रेड कलर सेमी सॉलिड जेली लाइक मासेस। यानी कि स्टेप 3 में क्या है कि जो फाइब्रिन थ्रेड बने हैं स्टेप 2 में वो ब्लड सेल के साथ मिलते हैं और क्लोट होने की प्रक्रिया संपन्न होती है, क्लोटिंग कंप्लीट हो जाती है और रेड कलर का सेमी सॉलिड पदार्थ बन जाता है और ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। यानी प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसे डिफाइन कर दीजिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में प्लाज्मा प्रोटीन को डिफाइन किया गया है। उसके बाद फंक्शन आपको लिख देने हैं। पहला फंक्शन इसका यह है कि प्लाज्मा प्रोटीन ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिससे कि ब्लड जो है हमारे बॉडी में फ्लूइड्स और दूसरे बॉडी टिश्यू के बीच में आसानी से बह पाता है। दूसरा ये है कि प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन का ये एक एसेंशियल पार्ट है, यानी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन ब्लड कोटिंग में मदद करते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन उसका एक एसेंशियल पार्ट है। तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन मेनली ग्लोबिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। यानी ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा इसका महत्वपूर्ण
स्थान ये है कि प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज ए बफर, यानी बफर के जैसा ये एक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे ब्लड में एसिड बेस बैलेंस बना रहता है। उसी तरह से पांचवा इसका यह है कि प्लाज्मा प्रोटीन एक्ट एज ए स्टोर हाउस ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये एक प्रोटीन हाउस के जैसा स्टोरेज हाउस के जैसा कार्य करता है। और छठा है प्लाज्मा प्रोटीन कंबाइन विद अ सर्टेन सब्सटेंसेस एंड हेल्प्स टू कैरी देम इन अ ब्लड स्ट्रीम, यानी प्लाज्मा प्रोटीन में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम को मेंटेन करने में कारगर साबित होते हैं। वहीं इसका सातवां प्रॉपर्टी यह है कि प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स को बाइंड करने में और उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आठवां इसका प्रॉपर्टी यह है कि प्लाज्मा ग्लूमिन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विच गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से बचाव के लिए प्लाज्मा प्रोटीन एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि राइट अ नोट ऑन ब्लड ग्रुप, राइट अ नोट ऑन एबीओ ग्रुप सिस्टम, एक्सप्लेन हाउ ब्लड ग्रुप मैचिंग इज डन। ये आप पहले भी जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप्स क्या है और एबीओ ग्रुप सिस्टम क्या है, और इसे मैचिंग किस तरह से करके एक सिस्टम बनाया गया कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसे डोनेट कर सकता है और किसे नहीं, तो उसे ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, कार्ल लैंड्स जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप को खोजा गया था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यह बात ध्यान रखनी है कि सिर्फ कंपैटिबल ग्रुप वाले ब्लड को दूसरे व्यक्ति में ही शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, थक्के जमते हैं और इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप का इजाद किया गया, क्योंकि पहले जब इजाद नहीं किया गया था तो कई मौतें हो चुकी थी। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप के टेबल को आप ध्यान से देखिए, जो है ब्लड ग्रुप और एग्लूटिनोस इन आरबीसी और एग्लूटिन इन प्लाज्मा। क्योंकि अब इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं, ब्लड ग्रुप ए में सिर्फ ए एंटीजन पाया जाता है, इसीलिए वो सिर्फ ब्लड ग्रुप ए वाले को ही अपना ब्लड दे सकते हैं या उसी से ले सकते हैं। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी वाले में सिर्फ बी एंटीजन्स पाया जाता है, इसीलिए वो सिर्फ बी वाले को अपना ब्लड दे सकते हैं या बी से ही सिर्फ ले सकते हैं। ए बी ब्लड वाले ग्रुप को ए एंड बी दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, इसीलिए वो ए और बी दोनों से ब्लड ले सकते हैं और उनसे दे सकते हैं। ओ ब्लड वाले ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसीलिए वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं और किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। तो ये एक कंपैटिबिलिटी चार्ट है, जिसे आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम में पूरे अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, ब्लड ग्रुप ए वाले ए और ओ से रिसीव कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं ए और ए बी ग्रुप को। ब्लड ग्रुप बी वाले बी और ओ से रिसीव कर सकते हैं लेकिन दे सकते हैं बी और ए बी को। वहीं ए बी ग्रुप वाले ए बी और ओ से रिसीव कर सकते हैं और ले सकते हैं सिर्फ ए बी से। वहीं ओ जो है वो सिर्फ ओ ग्रुप वाले को दे सकते हैं और ए बी ओ को दे सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, इसे भी आप एक बार जरूर देख लें। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये भी आ चुका है कई बार, व्हाट इज आर एस फैक्टर, आर एस एंटीजन और रिसेस फैक्टर, इसके सिग्निफिकेंस। तो इसे भी आप एक बार जरूर देख लें कि आर एस फैक्टर क्या है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि रिसेस मंकी के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था, जो कि ब्लड ग्रुप को निकालने में इसे लिया गया, ताकि आर एच फैक्टर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो कि ब्लड में मौजूद होता है, और आर एच पॉजिटिव एक फैक्टर होता है और एक आर एच निगेटिव होता है। तो आर एच पॉजिटिव फैक्टर वाले ब्लड ग्रुप सिर्फ आर एच पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को पर्सन को दे सकते हैं, वही निगेटिव वाले सिर्फ निगेटिव वाले को दे सकते हैं। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। उसी तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ आर एस फैक्टर, इसे भी आप एक बार जरूर देख लें। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।